Hi guys, welcome to my YouTube channel Study Ship with Shruti 2. This is Shruti Sahu, educational content creator on YouTube, pursuing my honors from University of Delhi. And let's get started with our today's video. So this chapter is going to be Kingship, Caste and Class. इसका already part 1 हम कर चुके हैं. This is going to be part 2 for this chapter. Let's get started with this one. If you remember, हमने जो part 1 किया था ना, उसमें मैंने तकरीबन आपको up to completely polyandry and ये वाले practices क्या होते हैं वो बता दिया था. Now we are going to do about the beyond birth resources and status. On the basis of someone's caste, on the basis of someone's varna, how they associate these resources with them. Let's see. Slaves, landless, agricultural laborers, hunters, fisherfolk, pastoralists, peasants, village headmen, craftsperson, merchants, they were all social actors in different parts of the Indian subcontinent and उसी के हिसाब से इनका हम economic resources भी देखेंगे. Gendered access to property on the basis of someone's gender कि वो male है या female है, property देखी जाती थी और दी जाती थी. According to मनुस्मृति, पहली बात तो ये paternal state was to be divided equally among as the sons यानी कि बेटों में after death of the parents with the special for the eldest son which actually could not claim the share of these resources. So like women could not claim the share of these resources. यहाँ पे बस कॉमन में डिफरेंस है. स्त्री धन यानी कि women's wealth, this could be inherited by their children without the husband's claim on it क्योंकि वो सिर्फ उसका बिलोंग करता है. लेकिन देखिएगा आपको यहाँ पे कितने सारे एक्सेप्शन मिलेंगे. मनुस्मृति में वार्न किया गया है वुमेन को अगेंस्ट होल्डिंग एनी फैमिली प्रॉपर्टी और इवन देयर ओन वैल्यूएबल्स विदाउट द हस्बैंड्स परमिशन, इवन द गिफ्ट्स वन. सो एपिग्राफिक एंड टेक्सचुअल जो एविडेंसेस है वो हमको बताते हैं कि ये सारी चीजें, ये जो प्रॉपर्टी वाली चीजें हमने प्रभावती गुप्त वाले केस में देखी थी, मोस्ट प्रोबेबली अपर क्लास की वुमेन को ही होगी कि उनको एक्सेस होगा रिसोर्सेज का, जैसे कि लैंड, कैटल एंड मनी. अदरवाइज मतलब देखा जाए तो ये सारी चीजें जो है वो मेनली मेन ही कंट्रोल किया करते थे. वर्ण एक्सेस टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का बंटवारा वर्ण के हिसाब से. तो वर्ण जो है वो दूसरा क्राइटेरिया था फॉर रेगुलेटिंग एक्सेस टू प्रॉपर्टी और वेल्थ. हियर वी कैन सी वेल्थिएस्ट मैन यहाँ पे हुआ करते थे राजा एंड क्षत्रिय, ठीक है, बिकॉज ये हाई ऑर्डर में आते हैं. फिर इसके बाद आते हैं ब्राह्मण्स. ब्राह्मण्स भी थे ही, ज्यादातर हमको रिच ही मिलते हैं, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस एंड सम डिपिक्शन ऑल्सो जहाँ पे हमको ब्राह्मण्स ज्यादा रिच नहीं दिखाया गया है. ओकेजनली ये डिपिक्शन हमको पुअर ब्राह्मण का मिला है. बुद्धिस्ट्स रिजेक्टेड दिस आइडिया ऑफ क्लेम टू द स्टेटस द बेसिस ऑफ बर्थ. मतलब बुद्धिस्ट के हिसाब से आप किसी के रिसोर्सेस का तय और डिसीजन उसके बर्थ से ही कर देते हो. लाइक आई ग्रू अप नाउ, आई लर्न द थिंग्स नाउ, now I should be able to decide ना. लेकिन नहीं, since you are born in a Shudra family, you are supposed to serve the other people here. An alternative social scenario. Sharing wealth, people either claim or were assigned on the basis of their wealth. However, other possibilities भी थी. जैसे कि हम देख लेते हैं situations जहाँ पे ठीक है, अगर किसी का वर्ण अच्छा है, जाति अच्छी है, सोशल स्टेटस है तो उसको रिस्पेक्ट मिलेगी. बट जो लोग जनरस हुआ करते थे इनको रेस्पेक्ट किया जाता था, और जो अच्छे नहीं थे और सिर्फ उन्होंने एक्यूमुलेट कर ली थी वेल्थ, जस्ट मतलब अमीर है, बाकी जनरसिटी नाम की चीज नहीं है, तो दे वर नॉट रेस्पेक्टेड इन सोसाइटी. वन एरिया वेयर दीज वैल्यूज वर चेरिश्ड वाज एंशिएंट तमिलकम, जिसमें हमें कई सारे चीफडन्स मिलते हैं अराउंड 2000 ईयर्स अगो. ना सोशल डिफरेंसेस और सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बुद्धिस्ट्स ने काफी अच्छी चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की है. वो बताते हैं there is an alternative understanding of the social inequality and institution required to regulate the social conflict. एक किताब मिली सुध पिटक, वो बताती है कि जैसे कि idyllic state of peace के लिए taking from nature only what they needed for each meal. For instance, if I am having my breakfast, I need to care about my lunch, not about my dinner, because वो बात की बात है. Human beings are so greedy that they make sure कि वो अपने 1-2 महीने का राशन ही पहले रख लें, और इस सिचुएशन में बाकी लोग जिनको बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है उनके साथ तो गलत हुआ ना. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट की चीजों को इकट्ठा करने की आदत को यहाँ पे लालच बोला गया है. इनफैक्ट बुद्धिस्ट जो है वो ये बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स रेस्पॉन्सिबल है फॉर द क्रिएशन ऑफ द सिस्टम. वी आर सीइंग द इनइक्वालिटीज, वी आर सीइंग द वायलेंस, वी आर सीइंग द डिससैटिस्फैक्शन, दिस ऑल इज क्रिएटेड बाय अस. सो अगर हमने क्रिएट की है तो इसको चेंज भी किया जाना चाहिए.
दिस इज व्हाट इज अबाउट द सोशल डिफरेंसेस, अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब चीजें वही है, बस देखने का यहाँ पे उन्होंने नजरिया बदला। ठीक है, द होल टेक्स्ट वी डिड इनटू दिस वन, हमने यहाँ पे देखा जो कंटेंट था दैट वाज डिवाइडेड इनटू टू, लैंग्वेज एंड कंटेंट वर्जन ऑफ महाभारत वी हैव बीन कंसीडरिंग इज इन संस्कृत। हिस्टोरियंस यूजुअली इस पूरे कंटेंट को आज के टाइम पर दो ब्रॉड सेक्शन में डिवाइड करते हैं। एक वो सेक्शन दैट कंटेन स्टोरी डेजिग्नेटेड एज द नैरेटिव, इस सेक्शन को क्या बोलते हैं, नैरेटिव, पहला तो ये हो गया। एक सेक्शन जिसमें प्रिस्क्रिप्शन ये है, सोशल नॉर्म्स दिए गए हैं, these are actually designated as the didactic one, तो ये आपका दूसरा हो गया। So this division is by no means watertight. The didactic section include the stories and narrative often contains, despite having this clear section or classification, हम देखते हैं कई बार हमको डिडैक्टिक वाले में नैरेटिव मिल जाता है, नैरेटिव वाले में डिडैक्टिक मिल जाता है। ऑथर्स एंड द स्टेट, अगर हम ओरिजिनल महाभारत की बात करें तो जो ओरिजिनल महाभारत है, दिस वाज कंपोज्ड बाय द कैरियोटर बाथ्स, मतलब जो रथ सारथी होते हैं ना, वो इनको सूतास बोला करते थे। जनरली अकॉम्पनी क्षत्रिय वॉरियर्स टू द बैटलफील्ड एंड कंपोज पोएम सेलिब्रेटिंग विक्ट्री एंड अदर अचीवमेंट्स। 5th century BCE की बात है। ब्राह्मण्स टुक ओवर द स्टोरी एंड बिगिन टू कमिट टू राइटिंग हियर। दिस वॉज द टाइम जब बाकी चिeftains इमर्ज हो रहे थे, जैसे कि कुरुस, पांचाल्स, अराउंड जिनकी ये पूरी कहानी घूमती है। अनदर फेज इसके कॉम्पोजिशन में आता है, मतलब एक हिस्सा पहले तैयार किया जा चुका था 5th century BCE के दौरान, दूसरा हिस्सा तैयार किया जाता है 200 BCE के दौरान और CE के दौरान। ये पीरियड माना जाता है जब विष्णु भगवान की पूजा की इंपॉर्टेंस ना बढ़ रही थी, एंड कृष्णा वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ द एपिक हियर, एंड दिस वाज आल्सो केम आइडेंटिफाइड विद विष्णु, क्योंकि कृष्ण जी को विष्णु जी का ही अवतार बोला जाता है। सब्सिक्वेंटली 200 and 400 BC में हम देखते हैं लास्ट डिडैक्टिक सेक्शन जो है वो मनुस्मृति में ऐड किया गया था, रिसेम्बलिंग दिस वन हियर, एंड कॉम्पोजिशन ऑफ महाभारत ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू द ऋषि व्यास। वैसे माना जाता है कि जो ओरिजिनल स्टोरी है वो व्यास जी ने लिखी। मतलब सबसे पहले तो बात करें तो रथ सारथी जो युद्ध भूमि में जाया करते थे, उन्होंने ओरली बोला। 5th century BCE में व्यास जी ने डिसाइड किया कि वो लिखेंगे, तो ये बोलते गए और गणेश जी जो है वो लिखते गए, इफ यू नो द स्टोरी बिहाइंड इट। ठीक है, लेकिन हमको कैसे पता चलता है दिस ऑल इज हैपनिंग? हैव वी गॉट एक्चुअली एनी एविडेंस? यस, एक्चुअली वी रिसीव्ड हियर। महाभारत एक एपिक है, मतलब एक एपिक है। दिस इज लाइक विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ बैटल्स के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, पैलेसेस, सेटलमेंट्स, मतलब इतना ज्यादा विविड कि समटाइम्स हमारे हिस्टोरियंस कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे भाई ये जो हो रहा है और ये जो दिखाया गया है और जो लिखा गया है ये सही भी है या नहीं। 1951 एंड 52 की बात है। आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था बीबी लाल, इन्होंने एक्सकेवेट किया विलेज, और इस विलेज का नाम था हस्तिनापुर। यूपी के मेरठ के पास मिलता है। और देखिए आप, ये हस्तिनापुर वही वाला हस्तिनापुर लगता है जो कुरु की कैपिटल हुआ करता था एक दौरान, जो टेक्स्ट में मेंशन की गई है। लाल को यहाँ पे, यानी कि बीबी लाल को यहाँ पे एविडेंस मिलते हैं ऑफ 5 ऑक्यूपेशनल लेवल्स। देखिए ये जमीन है 1, 2, 3, 4 एंड 5, आप इनको 5 ऑक्यूपेशनल लेवल समझ लीजिए। ठीक है, नाउ व्हाट ही ट्राई टू डू, उन्होंने जो थर्ड लेयर है एंड जो सेकेंड है उसको डिग अप करने की कोशिश की। अदरवाइज लेट्स डू इट, ये काउंटिंग ना 1 यहाँ से कर दो, 1, 2, 3, 4 एंड 5, दैट वुड बी बेटर। तो यहाँ पे जो सेकेंड फेज है, मतलब ये वाला, ये जो मिला ना, ये 12th and 7th century BC का मिलता है। Within the limited area excavated, no definite plans of houses were obtained here. But जो वॉल से हमें मिलती है वो मिट्टी की बनी हुई थी एंड मड ब्रिक्स भी काउंटर होते हैं। ठीक है, थर्ड फेज मिला 6th to 3rd century BC। अच्छा, आई वांटेड टू करेक्ट हियर वन थिंग अगेन, मैं आपको यहाँ पे जमीन दिखाना चाहूंगी। 1, 2, 3, 4, 5 वैसे ही करते हैं जैसे कि काउंटिंग हमने इन द बिगनिंग की थी। आप इसका सेकंड फेज देख रहे हो, सेकंड फेज जो है वो 12th से 7th century का है। 6th से 3rd century कब जाते हैं? थर्ड फेज में, यानी कि थर्ड यही होगा, ऊपर से ये नीचे ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे इस टाइम पे हमको हाउसेस मिलते हैं जो कि मड ब्रिक से बने हुए थे, साथ ही साथ पक्की ईंटों से भी बने हुए थे। सोकेट जार्स वी एक्चुअली रिसीव्ड हियर। ब्रिक्स मिलते हैं। ड्रेन्स वर यूज्ड फॉर ड्रेनिंग आउट द रिफ्यूज वाटर, while the terracotta ring may will have been used both as well as well और drainage pit के तौर पे भी यूज किया गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है which you should not miss it। इन केस आपको नहीं समझ में आया आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, लेकिन इस टॉपिक को जरूर समझना। द्रौपदी इज मैरिज विद इन द पांडवास। बहुत सारे कारण दिए जाते हैं द्रौपदी की शादी आखिर पांडवास के साथ क्यों हुई। हम देख लेते हैं कुछ रीजंस यहाँ पे।
Number one is polyandry is central to the narrative. मतलब a woman having several husbands is one of the theory or the practice which actually mentioned here. However, historians ने इस चीज को अलग अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की. कुछ लोगों का मानना है कि जो polyandrous union थे, they indicate that polyandry may have been prevalent among ruling elites at some point of a time, whereas कुछ लोगों का मानना है polyandry actually gradually फेल डिसफेवर अमंग इस ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण्स का इसको मतलब ब्राह्मण्स इस बात का अप्रूवल नहीं दिया करते थे दैट वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड है. Some historians suggest that कि जो practice of polyandry थी, this may have seemed unusual from the Brahminical point of view, but अगर आप सिचुएशन को चेंज कर दोगे तो सही लगेगा. हिमालयन रीजन था, वहां पे हमको ये पता चलता है there was a shortage of a woman. This actually made sure कि इस वक्त जो है वॉरफेयर हुआ करता था and this led to the polyandry. मतलब हिमालयन रीजन में देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ अ वुमेन, इसकी वजह से वॉरफेयर वगैरह हुआ करते थे, तो पॉपुलेशन उतनी बढ़ नहीं रही थी, तो इट वाज प्रेफर्ड कि वुमेन हैविंग अ सेवरल हस्बैंड वुड बी कंसीडर्ड देयर. सम अर्ली सोर्सेज also note that कि polyandry was not only or even the most prevalent form of a marriage. तो और भी तरह के फॉर्म ऑफ मैरिज थी, बट जो हमें केस मिलता है ना द्रौपदी वाला, वो एक्सेप्शनल है और उसके लिए नंबर ऑफ थ्योरीज है. सो इफ यू आर गोइंग टू राइट डाउन रिगार्डिंग दिस थिंग, यू आर सपोज टू एक्सप्लेन ऑल दिस थ्योरीज विच आर मेंशन्ड हियर. फाइन. अ डायनेमिक टेक्स्ट, द चैप्टर एंड्स विद दैट कि महाभारत एक डायनेमिक टेक्स्ट है. इसका रीजन ये है कि इसमें इतनी सारी स्टोरीज है, स्पेसिफिक रीजन से अराइज होती है, सर्कुलेट होती है अमंग पीपल, एंड दे फाउंड दिस इनटू एपिक. सेंट्रल स्टोरी लेकिन हमारी अलग अलग तरीके से बयां की जा सकती है, जैसे कि प्लेज, डांस एंड अदर काइंड्स ऑफ नरेशन. वी नीड टू मेक श्योर कि पांडवास थे, ठीक है, कौरव थे, एंड इनके बीच में जो लड़ाई हुई थी दैट वाज रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी, वुमेन एंड पावर. ठीक है, वुमेन एंड पावर, दिस इज द सेंट्रल स्टोरी. बाकी इसको बयां हर जगह अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि चीजों को कहने के लिए जरूरी नहीं है लिख के कहा जाए. प्लेज, डांस, अदर काइंड्स, आप देखो ना इंडिया के अलग अलग हिस्सों में महाभारत को इसी तरीके से बयां किया जा सकता है. जैसे कि आई रिमेम्बर दैट मोस्टली आई ऑब्जर्व इन वेस्ट बंगाल एंड अदर स्टफ, they prefer to express it via their art, okay, like via plays, via dance. So this is something that we need to remember here. Fine. The whole chapter kingship, caste and class actually हमको kingship के बारे में बताता है. मतलब उस वक्त जो रूलिंग सिस्टम चलता था वो कैसे चलता था, जो प्रॉपर्टी का एक्सेस था, रिसोर्सेस का एक्सेस था ऑन द बेसिस ऑफ समवन्स जेंडर, वो कैसे चलता है. जो महाभारत है उसका क्या लिंक है हमारी ये सारे सोसाइटियल नॉर्म से, एवरीथिंग वी डिस्कस इनटू दिस वन. स्टिल इफ यू आर गोइंग टू हैव अ डाउट, ये भाई इंस्टाग्राम में टेक्स्ट कर लेना, नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक्स्ट मी रिगार्डिंग योर इश्यूज. एंड ये जो नोट्स आप देख रहे हो ना, ये वेबसाइट पे बहुत ही जल्द अवेलेबल होंगे, तो हमारी वेबसाइट ऑपरेशनल हो जाएगी विद इन 1 वीक वी कैन से. तो स्टडीशिप विद कृति टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि जब भी होगी ना तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा. ये मेरे बाकी वाईटी चैनल्स है जिनको आप एक बार चेक कर सकते हो. ये स्टडीशिप विद कृति है, ये केटी व्लॉग है, मतलब मेरा व्लॉग चैनल विच यू कैन सी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट. लेट्स मीट इनटू आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वन. अच्छा, पार्ट 2 तो हमारा हो ही चुका है, अभी हम चैप्टर 4 के लिए मिलेंगे. आई एम नॉट वेल सिंस लास्ट 2-3 डेज, तो अभी वीडियोस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कंसिस्टेंसी का, बट डोंट वरी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हैव दिस वन एंड विल बी डिलीवरिंग द कंटेंट ऑन टाइम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट. लेट्स मीट इन टू आवर नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.